अगर तुम समझते हैं कि ये कानून लेकर आएंगे और हमको डराएंगे, मेरी माँ और बहनों, आपके लिए एक बात कहता हूं, हम डरते हैं, ये कौम डरती है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी वो दिन नहीं आएगा कि जब हम मोदी रब से डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। अरे तुम्हारी क्या औकात, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े सल्तनत पलट गए, तुम वजीर आजम बनने से पहले क्या करते थे, क्या बेचते थे? आवाम ने जब सर पर बिठाई तो वजीर आजम बना दिए। अब लाओ एनआरसी, लाओ सीए, कोचा धामन के किसी गली के अंदर दोबारा तुम्हारे हाथ में थमा देगी आवाम यही, और फिर बोलते फिरना चाय 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 चाय। एक नेता ने कहा, अगर हमारी सरकार आ गई तो 10 लाख नौकरियां देंगे, बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरियां देंगे। तो दूसरे ने कहा, मैं 19 लाख नौकरियां दूंगा। अपन 2 को देंगे नौकरियां गारंटी के साथ। 2024 के बाद एक की नौकरी पक्की। अब वो अकेला नहीं रहता है, उनके साथ एक और रहता है। उसको हैदराबाद की हमारी एक बहन ने बोली थी, ये मुरमुरे का थैला कौन है? कौन है? अमित शाह। कौन है? मैंने बोला नहीं तो केस मुझ पे बनता नहीं। पुलिस वालों, बाबा जी का ठुल्लू लो। ये बहुत हमसे परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। बोले ये अकेले अवैसी था पार्लियामेंट के अंदर, हमारी नाक में दम करके रखा था, अब तुम भी आ गए और तुम भी बोलोगे। मैं बोला मैं भी बोलूंगा और इंशाल्लाह आगे और भी बहुत आएंगे 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 आएंगे। कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे? एक बात तो है, मोदी साहब, नीतीश कुमार साहब, लालू जी, राहुल बाबा, नहीं सर, यहाँ पर मैं गिरने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे अच्छे को गिराने के लिए आया हूँ। भैया, तो ये लोग जो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये एनआरसी और सीए का बिल लाया गया था, पूरे के पूरे 550 का ऐवान, और उस ऐवान के अंदर जब ये बिल आया, मोदी साहब अकड़ कर आए, अमित शाह साहब सीना चौड़ा कर कर आए कि आज मैं कानून लेकर आने वाला हूं जिससे मैं इनको डराऊंगा। कैसे डराऊंगा? सिर्फ इस बात के लिए इतनी अकड़ कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, हुकूमत की ताकत है, सत्ता की ताकत है, तो सुनो मोदी जी, सुनो, ये हुकूमत की ताकत तुम्हारे पास होगी, लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। इस बात क्या कर पूरे के पूरे तालियां बजाकर उसका स्वागत किए, उस बिल का, जिस बिल का मंशा यही है कि जो बुजुर्गों से अब सवाल किया जाएगा कि अगर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए तो साबित करो, कागजात दिखाओ। मोदी जी पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे, अमित शाह पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे। लेकिन उस दिन
किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने उस बिल की मुखालिफत नहीं की। उनका काम तो सिर्फ यही है कि इलेक्शन के वक्त में आओ, हमको वोट दो, हमको वोट दो, बस यही काम है उनका। लेकिन जब तुम्हारे खिलाफ उस ऐवान के अंदर कानून लाया गया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर वहां पर चट्टान की तरह कोई खड़ा था तो मेरा और तुम्हारा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा था। और सिर्फ मुखालिफत नहीं की। भाई साहब बैठ जाइए, थोड़ी धूप है, गर्मी से होता है। तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ मुखालिफत नहीं की, बल्कि मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने ये कहा कि तुम ये जो बिल लेकर आ रहे हैं उसकी हैसियत मेरी नजर में क्या है, तो देख। मोदी बिल को फाड़ दिया और मोदी के मुंह पर फेंक मारा। कहां थे लालू जी के सांसद? जेडीयू के सांसद भी बैठे थे, कांग्रेस वाले भी बैठे थे। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, इजहार एसपी साहब हमारे उम्मीदवार हैं। जो भी दूसरी पार्टी का नेता तुमसे वोट मांगने के लिए आएगा तो उससे एक सवाल करना, जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लाया गया था मुसलमानों को परेशान करने के लिए, तो तू क्यों खामोश था? तेरी पार्टी क्यों खामोश थी? अब मैं मजलिस के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरा शेर वहां पर ला रहा था। भाइयों, इतने सालों से हम बट रहे हैं, हमें बांट दिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी की एक सभा हुई। सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले एक सभा हुई जिसके अंदर राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने अपने भाषण के अंदर यह कहा कि हैदराबाद से आए हुए असदुद्दीन ओवैसी के हम हाथ पैर तोड़ देंगे और उसको वापस हैदराबाद भेज देंगे। क्यों? सब्जी तरकारी है, भिंडी है। कभी देखे हो असद ओवैसी को? शेरवानी के अंदर फौलाद है, फौलाद। एक साहब जेडीयू के इजहार एसपी साहब के इलाके के अंदर गए और कहा कि मजलिस को हम यहां पर उनका बोरिया बिस्तरा लपेट कर उनको वापस भेज देंगे खाली हाथ। अरे सुन दीवाने, 10 तारीख के दिन पूरा बिहार जश्न मनाने वाला है। और किस बात की तकलीफ है? किस बात की तकलीफ है? अगर इस मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, नीतीश कुमार की जेडीयू लड़ सकती है, तेजस्वी की आरजेडी लड़ सकती है और राहुल की कांग्रेस लड़ सकती है, तो उतना ही अधिकार मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस भी लड़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीन खिसकने लगती है, जब सामने नजर आता है कि अपन हार रहे, अपनी तो गई, तब इस तरह की बातें करते हैं। अरे दीवाने, तेरे जैसे जो असदुद्दीन को बोल रहा हाथ पैर काटेंगे, तेरे जैसे 56 इंच के 56 रोज आके उनके पास आके चले जाते। ये तो असद भाई की शराफत है कि वो अच्छे से इलेक्शन लड़ रहे। नहीं तो जिस दिन असद भाई ने बोल दिए कि अक्का माझी सटकली, जिस दिन बोल दिए तो समझो क्या होगा। तो किसी बात का है कि जहां जा रहे
हमने इतने क्या क्या करवा ले, बड़ी बड़ी सभाएं लिए, कितने मुसलमानों के लीडरों को हमने पैसा दिए और ये कहा कि इनको जाके बांटने का काम करो, इनको बिखेरने का काम करो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जहां जा रहे लोग बोल रहे पतंग 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 पतंग। बस इसी बात की तकलीफ हो रही है। और भाइयों, अगर आपको इनको जवाब देना है और इंशाअल्लाह आप जवाब 7 तारीख को देंगे, कैसा देंगे? वोट डालेंगे, कैसा डालेंगे? धपाधप धपाधप धपाधप। परेशान हो जाना लोगों ने परेशान हो जाना। यहाँ का जेडीयू का उम्मीदवार, उनको फोन करना पटना में, साहब पता नहीं क्या हो गया, रातों रात मैंने इतनी मेहनत किया, ये पूरे मजलिस वाले बस यहाँ पे धपाधप धपाधप धपाधप। आरजेडी वाला तेजस्वी को फोन करके बोलना, हेलीकॉप्टर में आए थे साहब, इतनी पब्लिक देख के तुम खुश होकर चले गए, तुमको मालूम नहीं कि जो बच्चे तुम्हारा मफलर डाले हुए हैं वो भी अंदर जाके धपाधप 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 कर रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, एक एक वोट बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आया, मैं 15 दिनों के अंदर जितनी मेहनत मैंने इजहार अस्की साहब के लिए किया हूँ, आप यकीन मानिए मैंने अपने इलेक्शन के दौरान भी इतनी मेहनत नहीं किया था। और शायद इसलिए हो सकता है, इजहार अस्की साहब के बेटे का नाम भी इम्तियाज है और मेरा भी नाम इम्तियाज है। मैं एक बेटा बनकर वो फर्ज अदा कर रहा था। भुट्टू भाई, मुझे इतनी खुशी हुई जब आपने ये ऐलान किया कि आपके वालिद साहब जब चुन कर आएंगे तो 10 पंचायतों के बीच में आप एक एक एम्बुलेंस वहां पर देंगे। दोस्तों, ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाइए, ये मुल्क का मुस्तकबिल है मेरे भाई, ये मुल्क का मुस्तकबिल का दर्द समझ में आता है, जो अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि आपका दर्द क्या है। हम अगर बिक जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कल आने वाला कैसा होने वाला है कोई नहीं जानता है मेरे भाई, कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर अगर हम आज एक ताकत बनकर नहीं खड़े रहेंगे तो कब खड़े रहेंगे? लोग हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, ये जीतने के लिए नहीं आए हैं, किसी को जिताने के लिए आए हैं। दोस्तों, जब मैं औरंगाबाद शहर से सांसद के लिए इलेक्शन में खड़ा था तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते थे और यही कहते थे कि ये इम्तियाज जलील जो खड़ा है ये जीतने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी और को जिताने के लिए खड़ा है। मेरे शहर में 20 सालों से शिवसेना का सांसद जीत कर आता था, लेकिन 20 सालों के बाद जब हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस ने हम पर यह इल्जाम लगाया कि ये जीतने के लिए नहीं आए हैं, ये जिताने के लिए आए हैं। हमने अपनी आवाम से कहा था कि जवाब मत दो किसी को भी, इलेक्शन के दिन जवाब देना। और इलेक्शन के दिन हमने आवाम से कहा कि नौजवानों, एक धक्का लगाओ तो सही, ऐसा धक्का लगाए 20 साल के बाद शिवसेना को उनके घर में गाड़ के हरा झंडा हमारा मजलिस का लहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है इत्तेहाद की ताकत। अगर उस ताकत को अगर हम नहीं समझेंगे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आज मुल्क की फिजा के अंदर कैसा माहौल है आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर खड़े हुए मेरे हिंदू भाई से मैं ये कहना चाहता हूं, जिनके माथे के ऊपर तिलक है और जिनकी मैं इज्जत करता हूं, आज मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं, कोई कहता है इस मुल्क में अब हिंदू परेशान है, कोई कहता है कि मुसलमान इस मुल्क में खतरे में है। मेरे भाइयों, मजहब और